के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गंवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कुछ चुकाओ। तो विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। मैं मंच का ध्यान चाहता हूं इस कविता में। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था और हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी और दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। बालू सिंह का हाथी घुस रहा है, उसकी पीढ़ी को हक मिलने वाला है कि अब हमेशा वो आगे लड़ेगा। उधर जैत सिंह पीछे से चढ़ रहा है। अंतिम दृश्य देखे, मैं कविता को विराम दे रहा हूं। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। जैत सिंह कूदने वाला था किले के अंदर, गोली लग गई, नीचे गिर गया, सारे सपने ढह गए। बालू सिंह का हाथी घुस रहा है। अब जैत सिंह क्या करता है? उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता है, बड़ा शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में बालू पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वो ही सदा हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मैं पूरे जनसमूह का ध्यान चाहता हूं कि शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मैं कविता समाप्त करता हूं। मुझे लगे तालियां मेरे लिए बज गई हैं, सुरेंद्र जी के लिए तो बजती बजती तालियां। मैं कविता को विराम कर रहा हूं। लगी तनिक ना, ऐसा इतिहास में दूसरा उदाहरण मैंने सुना नहीं है, आपने पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा हो मुझे बताइएगा, मैं अगली बार उस पर कविता लिख कर आया हूं। न लगे तो अपने राजस्थान के इतिहास के गौरव के लिए आपकी भरपूर तालियों से मैं विदा होना चाहता हूं। लगी तनिक ना देर, कैसे घुसा जैत सिंह अंदर। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला अजब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक कर रुका, काल ठिठक कर रुका। स्वयं ये उसको दृश्य नया था, किसको लिखूं महान, सोच में पड़ इतिहास गया था। मैं दो पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं। 10-10 साल तक हमने वीआईपी ट्रीटमेंट दे दी, उन्हें जेलों में बिरयानी और मुर्गे परोस दिए कि खाओ, तुम तो सरकारी मेहमान हो। तो क्या इस पुलिस की वर्दी को गुस्सा नहीं आता होगा कि ये स्टार हमने इसलिए लगाए थे कि आतंकवादियों को बिरयानी और मुर्गे परोसेंगे हम? एक फैसला पढ़ता हूं बस आज की रात में, क्या करें इन आतंकवादियों के साथ जिन्हें हमने 10-10 साल तक जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए। मैं दावा करता हूं एक दिन के अंदर आतंकवाद खत्म होगा। यह फैसला मैं पढ़ता हूं, समर्थन की मोहर आपसे मांगता हूं कि आग को बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी, ये हो सके तो इसे तीव्र जलधार दीजिए। और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है, प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए। अब फैसला सुनना, हाथों को खोलिएगा। प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए, तो सांप के सफलों को भी घर में न पालिएगा। इनके तो हर फन पे प्रहार कीजिए और 10-10 साल इन्हें जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए। संसद के हमले से लेकर के जो कुछ यहां हुआ, बंबई के हमले तक रुक क्यों नहीं रहे ये सारी बातें? विवशताएं वही हैं। जब देश अहिंसा को कायरता के रूप में उड़ता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। मैं एक कविता कहता हूं जिन बातों के लिए मैं जाना गया, फिर वो मन एक विशेष कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, क्यों होते हैं हमले समझ लेना। और यदि आपकी हिम्मत मिल सकी तो शायद एक भी हमला ना हो इस देश पर। कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को। कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने बंबई पर भी आकर हमला बोल दिया, अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया, और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया। और मन करे तो एक साथ हाथ उठाना, एक ही निष्कर्ष है इस देश के पास, एक ही तरीका है जो मैं बोलता हूं कि और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया। तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। करगिल का युद्ध शुरू हुआ, नेताओं के भाषण शुरू हुए, घबराओ मत,
तुम तो बहादुर लोग हो, तिरंगे लेकर डटे रहो, बहादुर हो। हम लोग देंगे भाषण दिल्ली में, अरविंद का बड़े बहादुर नेता है, अब क्या डरना इस मुल्क में, अब तो नेता रक्षा करेंगे। हंसना रोना इस मुल्क की तकदीर पर। 8 आतंकवादी संसद के गलियारे में क्या पहुंचे, 450 MP रास्ता खोज रहे थे, भागे तो भागे किस दरवाजे से। इन भाषणवीरों की स्थिति थी। वो तो भला वो पुलिस के 8 जवानों का जिनके सीने पर लगी बंदूक की गोलियों के निशान ने इस मुल्क के लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचा लिया, वरना क्या आज हम कविता और गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे होते। तब मैंने कुछ पंक्तियां कहने की कोशिश करी हैं जो हमारे बड़े भाई कई बार बोलते, उसे मैं उद्धृत करता रहा हूं। तो उन पंक्तियों के साथ मैंने इसको निवेदन करा कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में। मैं जानता हूं मैं जो बोलने जा रहा हूं वो कविता की भाषा नहीं है, लेकिन आपको लगे कि जो भाषा मैंने बोली है वो इस देश के हिंदुस्तान की भाषा थी तो मेरा फिर समर्थन करना कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में। कहने लगे साहब नहीं, समझौता करो, इन आतंकवादी नहीं हैं, ये तो सरकारी दामाद हैं हमारे, इन्हें खीर पूरी खिलाओ। तो मैंने गुस्से में 2 लाइन उन नेताओं के खिलाफ लिखी है जो मैं सबसे कड़वी कह सकता था, कविता की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए बोलता हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। 2 पंक्ति बोलता हूं, मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। अशोक जी से मैं कई बार इन पंक्तियों पर डांट खा चुका हूं कि विनीत ये पंक्ति तेरे काबिल नहीं थी, न लिखता तो ठीक रहता, कहीं देश की व्यवस्था के खिलाफ इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। लेकिन सच मानिएगा जिस दिन ये घटना घटित हुई थी मैं बहुत दूर था, नेपाल बॉर्डर पर। मुझे पता लगा रास्ते में कि संसद पर हमला हो चुका है। लोगों ने गुस्से में क्या क्या नहीं कहा इस देश के नेताओं के खिलाफ, मैं गुस्से में हैरत में था। मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक कड़वी पंक्ति पढ़ रहा हूं, लेकिन जरूरी है इसलिए पढ़ रहा हूं। और यदि ठीक लगे कि आपने भी ठीक वही सोचा था कि काश आतंकवादी ये काम और कर देते तो मुल्क की तकदीर सुधर जाती। मैंने अभी बताया नहीं है कि वो क्या करते। यदि आपको लगे वो ठीक वही करने का प्रयास विनीत ने कहा है तो ताली इतनी जोर से बजाना कि कल मुझे अशोक जी के साथ प्लेन में दिल्ली तक जाना है, मुझे डांटे नहीं रास्ते में। मैं हिम्मत से बोल रहा हूं, हिम्मत से दाद चाहता हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते। जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की। कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की। और इसलिए मैं कविता नहीं कह रहा था कि अमरावती के लोग तालियां बजाएंगे, मैं इस मुल्क की सेना का डर गाना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, उसने कहा दोस्त हमें 6-6 महीने तक बॉर्डरों पर खड़ा करते हैं और अचानक दिल्ली से ऑर्डर आता चले आओ। हमने तो बातचीत शुरू कर दी है पाकिस्तान से, तो क्या हमको गुस्सा नहीं आता होगा? मैं 2 वीडियो कैमरों के सामने बोल रहा हूं। जानता हूं सेना की किसी भी बात को सार्वजनिक करना राष्ट्रीय अपराध में शामिल हो जाता है, मैं जानता हूं, लेकिन मुल्क एक बड़े खतरे से बच जाए इसलिए एक डर गाता हूं। बहुत बारीक सा डर है, समझ जाए तो मुझे सूचित करेगा कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, और गिलानी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और गिलानी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा। लेकिन बात वही है साहब, सीमा रेखा पार नहीं करेंगे, सीमा रेखा पार नहीं करेंगे। मैं तो इस कई बार प्रवीण शुक्ल से पूछता हूं, तो दिल्ली रहता है, ये अटल जी सीमा रेखा क्यों नहीं पार करते? कहना तुम समझते नहीं हो यार वीर रस के आदमियों, असल में क्या है कि सीमा और रेखा दोनों स्त्रीलिंग है और अटल जी ब्रह्मचारी हैं। अरे मन का तू देशभक्त आदमी क्या कर रहा है? मैंने कहा छोड़, अब तो गुरु गोविंद सिंह का बेटा सिंहासन पर बैठा है, अब तो गुरुपुत्र मनमोहन सिंह जी के रूप में वहां बैठा है। अब तो जरा बात हो जाती कश्मीर के बारे में पाकिस्तान से। मैं मुल्क की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं,
फिर ध्यान कर लें, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उंगली उठाने जा रहा हूं। वो भी क्यों नहीं कर पाए इलाज, एक बारीक सा इशारा समझ जाना। मैं दावा करता हूं, नाम नहीं लूंगा, एक एक श्रोता समझ जाएगा कि वो क्यों नहीं कर पाए। बहुत जल्दी ताली इसलिए बजा देना, वो बड़े आदमी हैं, हम छोटे कलमकार हैं, उनकी इज्जत रह जाएगी। बाईपास सर्जरी के बाद मेरा कहने का फर्ज पूरा हो जाएगा। समझना वो क्यों नहीं कर पाए, जल्दी बोल रहा हूं, जल्दी ताली लौटा देना। कि जाने किस दिन कि शांति अहिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती, इशारा समझना, नाम नहीं लूंगा। कि शांति अहिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती, क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती, क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती। मानी भूल गए हो तुम ही अपनी सिंह दहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के। जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी। शुक्रिया। देखो, मैंने आंटी का नाम तो नहीं लिया, इसका मतलब है महाराष्ट्र पढ़ा लिखा स्टेट है, समझ गए। अंतिम पंक्ति सुनना, जिसके लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी। जब शहीदों की शहादत पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठने लगे, तो विनीत चौहान ने 2 लाइन लिखी बस। मैं अमर सिंह जी ने जो बयान दिया उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो 10 लाख का चेक दिया, पत्रकार के मीडिया के लोग यहां बैठे हैं तो अच्छी तरह जानते हैं वो फर्जी चेक था, उसमें 1 जीरो कम थी। वो तो शहीद की पत्नी खुददार थी जो लोग कहते हैं कि जिन नेताओं ने कहा कि 10 लाख रुपए की गड्डी देकर हमने विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दी, भूल जाना विनीत चौहान आज की रात क्या चीखा क्या चिल्लाया। मुझे याद रखो तो बस इन 2 लाइनों के साथ याद रखना जो मैंने उस मंत्री और उस नेता को उत्तर दिया। अच्छा लग जाए मुझे इस कवि ने जो अब तक तालियां न उठी हैं, उसने घनघोर तालियों समर्थन करना कि तुमने ठीक लिखा है। मैं कहता हूं नेताओं से कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं से। मैं अपनी सबसे चर्चित पंक्ति पढ़ता हूं और सर्वाधिक ऊर्जा चाहता हूं इस कवि सम्मेलन में, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीरों की विधवाओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं जो गर्जना देखना चाहता था इस कवि सम्मेलन में, वो शायद ऊर्जा उठ गई है, इसकी मुझे बहुत देर से इंतजार थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कवि सम्मेलन को जवानी दी आप लोगों ने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, एक एक श्रोता के हाथ खड़े करके तालियां उठ जाएं जो इस बार इस यज्ञ में रह गए। मैं फिर कहता हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। फर्क क्या पड़ता है साहब, बलिदान तो तुम्हारे और हमारे घरों के बेटे होते हैं। दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर, शुक्रिया, दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर 2 कौड़ी की शाही को हजारों के रक्त में फिराने में वक्त कितना सा लगता है। अंतिम 4 पंक्ति कहता हूं विदा के साथ में, कि धरती के बेटे सीमा पर अपना लहू बहाते हैं। हिम्मत देना, मैं अंतिम 4 पंक्ति कहता हूं कि धरती के बेटे सीमा पर अपना लहू बहाते हैं, लेकिन कायर दिल्ली वाले शांति दूत कहाते हैं, लेकिन कायर दिल्ली वाले शांति दूत कहाते हैं। अच्छा होता हम अपने हर सैनिक का बदला लेते और पड़ोसी को उसकी सब औकातें बतला देते, और पड़ोसी को उसकी सब औकातें बतला देते। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चांटे होते, भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चांटे होते। गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते, गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते, गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। पूरी दुनिया में ही अपना ये संदेश अगर जाता, एक गिलानी तो क्या पूरा पाकिस्तान सुधर जाता, एक गिलानी तो क्या पूरा पाकिस्तान सुधर जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस राष्ट्र पुरुष पर कविता सुनाना चाहता हूं जिसे दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति राष्ट्र पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं आपको, इतनी मूर्तियां लगी इस देश के अंदर कि उसके नाम पर चौराहा, उसके नाम पर यूनिवर्सिटी, क्या सावरकर के नाम पर एक भी मूर्ति के लिए पैसा इस देश की राजनीति को नहीं मिला? उसको भी गालियां इस देश के आजाद भारत में केंद्रीय मिनिस्टर के द्वारा दी गई कि वो तो देशद्रोही थे, वो तो सांप्रदायिक थे। कोलू में जिसने 13 साल खपाए हों जुड़ते हुए काला पानी पर,
मैं बहुत फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं, कोई एक भी व्यक्ति कह दे कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं इस कविता को आज से बोलना बंद कर दूंगा। पूरी आजादी का इतिहास पढ़ लेना, जिस क्रांतिकारी ने अपने जवानी के 23 साल जेल के पीछे से बिताए हों, गांधी जी भी शामिल हैं उसमें, गांधी जी ने भी नहीं बिताए, वो केवल और केवल वीर सावरकर होते हैं। और कोई दूसरा क्रांति का इतिहास नहीं है किसी के हिस्से में। उसे इस देश के मुल्क की राजनीति ने कहा कि वो तो देशद्रोही थे। सावरकर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आजाद भारत में ऐसा होगा। वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू उसने दिया, बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मैंने क्यों कही ये कहानी सारी आपको? यदि आजाद भारत से पहले सावरकर की पीठ पर कोड़े पड़ते थे कोलूम को चलाते हुए, तो उस देश को कोई हैरत नहीं थी। उसने 13 साल बिताए किसी काल कोठरी में, कोई हैरत नहीं थी। मैं क्यों कह रहा हूं इस कहानी को? आजाद हिंदुस्तान में घटना घटित हुई है। ये एक लघु कथा सुनना, कविता से अच्छी बात कहता हूं, भोर के समय शायद अच्छी बात हो। एक बार सोने और लोहे की बातचीत हुई। सोने ने लोहे से कहा, रे लोहे तू लुहार के घर पिटता है, मैं सुनार के घर पिटता हूं, लेकिन लोहे तू चिल्लाता बहुत है, चीखता बहुत है, आवाज बहुत करता है, मैं तो सुनार के घर नहीं चीखता। लोहे का जवाब सुनना और मेरी पीड़ा समझना, जो हर देशभक्त की पीड़ा है। लोहे ने कहा, रे सोने तू जिस हथौड़ी से पिटता है ना, वो लोहे की होती है, रिश्ते में तेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन जिस हथौड़ी से मैं पिटता हूं वो लोहे की होती है, मैं लोहा होता हूं। जब अपना अपने को पीटता है ना, रे चीख तो निकलती है मेरे भाई, आवाज तो निकलती है। जब आजाद भारत के लोगों ने सावरकर पर उंगलियां उठाई तो विनीत चौहान को एक कविता लिखनी पड़ी। मैं सेल्यूलर जेल गया था अभी पिछले सप्ताह। मेरे सब मित्र जानते हैं मैं स्वभाव से आर्य समाजी हूं। मैंने कभी मंदिर नहीं गया आज तक, जीवन में कभी नहीं गया। मैं पहली बार उस कोठरी में दंडवत प्रणाम किया तो मेरी पत्नी ने कहा कि क्या आर्य समाजी पना दूर हो गया? मैंने कहा ऐसा नहीं है। 2 लाइन मैंने कही, वो आपको सौंपता हूं। यहां क्रांति का सौदागर हर कूचा कूचा है, यहां बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा है। इसलिए मैंने इस कोठरी को प्रणाम किया है। मुझे मंदिर से ज़्यादा बड़ी लगी वो मूर्ति। मैंने वो फांसी घर देखा, मैंने वो कोलू देखा, मैंने वो कोठरी देखी जहां सावरकर ने 13 साल बिताए। एक कविता कहता हूं जो मेरे बगावत की कविता, आज की पूजा की कविता है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि कब तक दांतों को पीसेंगे, कब तक मुट्ठी भींचेंगे, साथ देना मेरा। तो शायद मैं इस महाराष्ट्र के बेटे नहीं, हिंदुस्तान के बेटे को मैं अपनी बड़ी बात पहुंचा सकूं। इन फिजाओं में कहीं सावरकर हों तो सबसे छोटा बेटा स्कूल का एक कविता कहता है, उस केंद्रीय मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर को भी कहता है कि कब तक दांतों को पीसेंगे, कब तक मुट्ठी भींचेंगे, कब तक हम आंखों के पानी से पीड़ा को सींचेंगे। रोज यहां गाली मिलती है देशभक्त परवानों को, आजादी के योद्धाओं को, भारत के दीवानों को, जिनके ओछे कत्थे वो ही अंबर के मेहमान बने, जिनके ओछे कत्थे वो ही अंबर के मेहमान बने, जो अंधियारों के चारण थे सूरज के प्रतिमान बने। इन लोगों ने भारत का बलिदानी पन्ना फूंक दिया। अब आपके हाथ उठे जो मैं कहना चाहता हूं आक्रोश में कि इन लोगों ने भारत का बलिदानी पन्ना फूंक दिया, इन लोगों ने भारत का बलिदानी पन्ना फूंक दिया। सावरकर का नाम हटाकर देशभक्ति पर थूक दिया, सावरकर का नाम हटाकर देशभक्ति पर थूक दिया, सावरकर का नाम हटाकर देशभक्ति पर थूक दिया। ये मणिशंकर अय्यर बताएंगे कि सावरकर कौन थे, जिनकी अग्रज पीढ़ियां चाइना के युद्ध के समय चंदे की रसीद काटते पकड़ ली गई थी। वो बताएंगे सावरकर कौन थे। मैं एक चित्र बताता हूं सावरकर क्या करते थे कि जो चीनी, इनका कुंडली बांचता हूं, किन लोगों ने प्रश्न उठाए सावरकर पर कि जो चीनी हमले के दिन भी गद्दारी के गायक थे। ये इतिहास में दर्ज है जो मैं बोल रहा हूं कि जो चीनी हमले के दिन भी गद्दारी के गायक थे, माओ के बिल्ले लटकाने वाले जो खलनायक थे, जिनके अपराधों की गणना किए जमाने बैठे हैं, जिनके अपराधों की गणना किए जमाने बैठे हैं, वो सावरकर के छालों का मोल लगाने बैठे हैं, वो सावरकर के छालों का मोल लगाने बैठे हैं। ये क्या जाने सावरकर या अंडमान के पानी को, जो गाली देते रहते हैं झांसी वाली रानी को। कुछ दिन इन सब को भी भेजो अंडमान का ला पानी, कुछ दिन इन सब को भी भेजो अंडमान का ला पानी। 2 दिन में ही याद करेंगे ये अपनी दादी नानी, 2 दिन में ही याद करेंगे ये अपनी दादी नानी। क्या करते थे सावरकर? एक चित्र सुनना, आप तो सब जानते हो कि कोलू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, कोलू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले। वो सूरज की प्रथम किरण पर कोलू में जुड़ जाते थे, वो सूरज की प्रथम किरण पर कोलू में जुड़ जाते थे। आजादी के सूरज को वो अपना रक्त चढ़ाते थे, आजादी के सूरज को वो अपने रक्त चढ़ाते थे। जिसने 13 साल खपाए अपने काला पानी पर, जिसने 13 साल
काल खपाए अपने काला पानी पर, सारे तीरथ न्यौछावर उसकी पावन कुर्बानी पर, सारे तीरथ न्यौछावर उसकी पावन कुर्बानी पर, सारे तीरथ न्यौछावर उसकी पावन कुर्बानी पर। और मत टाकना साहब सावरकर के चित्र संसद के गलियारों पे, बहिष्कार कर जाए कोई बड़ी पार्टी उसके चित्र पर और मूर्तियां लगा दे यारे गहरे नत्थू खैरों की। मैं 1 अरब देशों के देशभक्तों की तरफ से सावरकर का चित्र संसद से बड़ी जगह टांगने जा रहा हूं। विरोध हुआ था संसद के गलियारों में। महाराष्ट्र के बेटो और राजस्थान का बेटा एक बात कहना चाहता है, आपको लगे मैंने सावरकर का चित्र ठीक जगह टांग दिया है तो एक एक श्रोता भोर के किरण के समय हाथ खड़े करके तालियां बजाकर दिल्ली को बता दे, हम आयतन में कम हो सकते हैं लेकिन घनत्व में ज्यादा है। जब शिवाजी की मिट्टी और राणा प्रताप की धरती एक साथ खड़ी होती है तो उसका क्या तेवर होता है, मैं बोलना चाहता हूं कि कोल्हू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, जिसने आजादी के सपने काल को, वो सूरज की प्रथम किरण पर कोल्हू में जुड़ जाते थे, आजादी के सूरज को वो अपना रक्त चढ़ाते थे। सावरकर का चित्रनटा को संसद रूपी मीने में, सावरकर का चित्रनटा को संसद रूपी मीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में। मैं राजस्थान से आता हूं, लोग कहते हैं कि पन्ना ने बड़ा बलिदान दिया, बेटा कटवा दिया, आड़ा रानी ने सिर काट के दे दिया। मैं एक छोटी सी लघु कथा का अंश सुनाता हूं आपको। किसी मां के 3 बेटे थे, तीनों आजादी के लिए आजन्म कारावास की सजा भोगते थे। 2 बेटों को काले पानी की सजा थी, एक बेटे को दोहरे आजन्म कारावास की सजा थी। आप जानना चाहते हैं, वो वीर सावरकर की मां थी। तीनों बेटे जिसके आजादी के लिए। मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं, अच्छी तरह जानता हूं, साइंस पढ़ाता हूं। कांटा जिसके पैर में लगता है आंसू उसकी आंख से आता है। लेकिन क्या हैरत की बात है, जिस मां को पता हो कि तेरे तीनों बेटों पर सुबह शाम कोड़े बरसाए जाएंगे, उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोड़ा जाएगा, फिर भी वो तिलक निकाल करके कह देती हो, जाओ मुझसे भी बड़ी मां तुम्हारा इंतजार करती है। क्या कलेजा रहा होगा उस मां का। मैंने वहां रात्रि को एक कार्यक्रम होता है, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, उसमें देखा, मेरी हैरत हुई मुझे जानकर। 7 साल तक दोनों भाइयों को एक जेल में कैद रखा और 7 साल तक दोनों भाइयों को पता नहीं लगा कि वो अगल बगल की कोठड़ी में कैद हैं। वो तो एक दिन जब सावरकर बंधु अपना तेल नारियल का निकाल कर जमा करा रहे थे तो अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गणेश राव जैसे कौन खड़े हैं। कहना, बड़े भैया तुम यहाँ कैसे? कहना, छोटे मैं 7 साल से तेरे पास की कोठड़ी में कैद हूं, बस मिलना आज हो रहा है। दोनों भाइयों को बेड़ियां लगी हैं, हथकड़ियां लगी हैं, दोनों को जेलर ने पकड़ रखा है। बस यहां पर मैंने कविता का जन्म दिया है। अशोक जी माणिकदा जैसे बड़े लोग हैं, यदि इसमें कहीं कविता हो गई हो, इसके बाद वहां कुछ नहीं बताया गया कि उन्होंने क्या किया। मैंने कल्पना की जब दोनों भाई 7 साल बाद मिले होंगे तो क्या किया होगा उन्होंने। कल्पना पर ध्यान चाहता हूं आप सभी का कि जिस मां ने 2 बेटों को भेजा हो काला पानी, उसने गाथा दोहरा दी है पन्ना की राजस्थानी। 2 भाई के बीच काल ने खींची थी काली रेखा, 7 बरस के बाद एक ने दूजे का चेहरा देखा। मिलने को दोनों की बाहें उस पल अकुलाई होंगी, मिलने को दोनों की बाहें उस पल अकुलाई होंगी। दोनों ने बचपन की यादें क्षण भर दोहराई होंगी, मन ही मन दोनों ने शायद बातें बहुत करी होंगी। दोनों की आंखों से गंगा यमुना साथ झरी होंगी। मिलते वक्त जेल पहरी के पहरे बड़े लगे होंगे, मिलते वक्त जेल पहरी के पहरे बड़े लगे होंगे। पहली बार उन्हें बेड़ी के बंधन कड़े लगे होंगे, पहली बार उन्हें बेड़ी के बंधन कड़े लगे होंगे, पहली बार उन्हें बेड़ी के बंधन कड़े लगे होंगे। लेकिन जिस दिन ये बेहूदी घटना यहां घटी होगी, लेकिन जिस दिन ये बेहूदी घटना यहां घटी होगी, स्वर्गलोक में उस दिन उनकी रातें नहीं कटी होंगी, स्वर्गलोक में उस दिन उनकी रातें नहीं कटी होंगी। मैंने कोशिश करी है कि वो काल कोठरी, वो लौह सलाखें, वो फांसी का तख्ता, यदि इस बदतमीजी पर कुछ बोल पाता तो क्या बोलता कि सेल्यूलर की काल कोठरी सहसा जाग गई होगी, सेल्यूलर की काल कोठरी सहसा जाग गई होगी। सागर की उत्ताल तरंगे भीषण आग हुई होंगी, फांसी के तख्ते पर लटकी रस्सी चिल्लाई होगी, फांसी के तख्ते पर लटकी रस्सी चिल्लाई होगी। काल कोठरी वाली लौह सलाखें गरमाई होंगी। सावरकर की आंखों से तब खारा जल छलका होगा, सावरकर की आंखों से तब खारा जल छलका होगा। कोल्हू से उस वक्त तेल की जगह लहू टपका होगा, कोल्हू से उस वक्त तेल की जगह लहू टपका होगा। लेकिन कायर राजनीति ने वो लोहू भी चाट लिया, लेकिन कायर राजनीति ने वो लोहू भी चाट लिया। वोटों की खातिर संसद ने युग पुरुषों को बांट दिया, योगों की खातिर संसद ने युग पुरुषों को बांट दिया। 3 उदाहरण देता हूं। गणतंत्र दिवस मना ले देश, लेकिन याद ये भी कर ले कि इस देश ने ये भी बदतमीजी करी है शहीदों के साथ।
कि हमने मोल नहीं पहचाना राजगुरु की फांसी का। मैं कविता को विराम करता हूं अंतिम 2 लाइनों में कि हमने मोल नहीं पहचाना राजगुरु की फांसी का, हमने कर्जा नहीं चुकाया अब तक रानी झांसी का। बिस्मिल जी की बहन मर गई झूठे कप धोते धोते, बिस्मिल जी की बहन मर गई झूठे कप धोते धोते, और यहां दुर्गा भाभी ने दिन काटे रोते रोते, और यहां दुर्गा भाभी ने दिन काटे रोते रोते। अंतिम पंक्ति याद रखना, आज की 26 जनवरी याद रखना। विनीत चौहान एक घोषणा करके जाता है, यदि यही बदतमीजी राजनीतिक गलवारियों से होती रही, एक दिन ये आएगा 1 साल के बाद जो विनीत चौहान आज चैलेंज करके जा रहा है। कोई से मेरी बगावत समझ ले या मेरी भविष्यवाणी समझ ले। अंतिम 2 लाइन पढ़ता हूं, और आपको लगे आप ये चाहते हो गुस्से के अंदर कि ये बदतमीजियां रुकें, तो आकाश भर तालियों से आज के इस भव्य कविश्रम का विराम देना। मैं अंतिम 4 पंक्ति पढ़ता हूं। उस नेता से भी कहना चाहता हूं, तमाम देशभक्तों की तरफ से, कि अब भी समय बहुत बाकी है भूलों पर पछताने का। मैं पूरे गुस्से से पढ़ता हूं, पूरे गुस्से में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि अब भी समय बहुत बाकी है भूलों पर पछताने का, भारत माता के मंदिर में अपने शीश झुकाने का, भारत माता के मंदिर में अपने शीश झुकाने का, वरना वो दिन दूर नहीं मौसम फागी हो जाएगा, वरना वो दिन दूर नहीं मौसम फागी हो जाएगा, किसी दीवाने देशभक्त का दिलबागी हो जाएगा, किसी दीवाने देशभक्त का दिलबागी हो जाएगा। हाथों में पिस्टल लेकर के वो सड़कों पर आएगा, हाथों में पिस्टल लेकर के वो सड़कों पर आएगा, और किसी कायर नेता को वो छलनी कर जाएगा, और किसी कायर नेता को। 5 साल की बेटी पर वासना जग कैसे सकती है? जिसके प्रति महत्व जागना चाहिए था, वात्सल्य जागना चाहिए था, तो उसके प्रति वासनाओं से भर गए। ये क्या हुआ इस मुल्क की मर्यादाओं को? मेरी बेटी पढ़ती है बेरंडा हाउस के अंदर, उसने खुद मुझसे सवाल किए सैकड़ों, पापा क्या इतना क्रूर होता है पुरुष? क्योंकि पुरुष की जो उसने पहली प्रतिमा देखी थी वो पर एक पिता के रूप में देखी थी। एक काल में है बेटी, माँ बाप डर रहे, ससुराल में है बेटी, और हमने तो दहेज में स्टोव भी दिया था, कोई हमें बताए किस हाल में है बेटी। हम इन सवालों पर पूछते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं जितने घटना घटित हुई होगी, हर पिता को यह दृश्य उभरा होगा उसकी आंखों के अंदर। मंगल नसीब ने लिखा है, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, मैं आपको सलाम और दुआएं करता हूं। जिन लड़कों पर ये आरोप लगे वही लड़के सबसे पहले उद्धामनी के लिए झंडे लेकर के सड़कों पर खड़े थे। मैं सलाम करता हूं उस पीढ़ी को कि नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी। इस दर्द को जीना थोड़ी देर मेरे साथ। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, और भाई लिवाने पहुंचा बहना को गांव तो जोहड़ में उसे तैरती चुटियां दिखाई दी। मैंने बेटी से कहा नहीं, ये आंसुओं का विषय नहीं, ये करुणा का विषय भी नहीं। विनीत चौहान केवल एक आधे शब्द में विनीत है, मेरा उत्तरार्ध जो है वो चौहान केवल को जीता है। मैं इन तमाम अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, इन स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं, ये करुणा आंसू बहाने का विषय नहीं है। जो मैं अपनी बेटी से कहा, मैं आपसे भी कहता हूं कि फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। विनीत चौहान का तेवर बदलता है कि फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आज भी फौलाद के साथे में ढलना चाहिए, और छीनता हुआ तुम्हारा जब फुर्सत तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। दर्ज रखना चाहता हूं, एमडी यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। कल जब कवियों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें कुछ प्रश्नों पर एक हस्ताक्षर मेरा भी हो, मैं अपना पहला हस्ताक्षर दर्ज कर रहा हूं। लोग एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से। मैं अपनी आक्रोश भी चाहता हूं और आपकी करुणाओं का आलिंगन भी चाहता हूं। लोग एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? मेरा दर्द देखें आप। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे हो सकता है? मैं शीख पटक कर पूछ रहा, क्या कहीं भाग्य है माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में से ऊंचा करके। आदरणीय डीन साहब, हम पूरे वर्ल्ड में केवल एक बात के लिए जाने जाते थे कि हमारे यहाँ का काम विजेता के रूप में विवेकानंद को जाना गया, भीष्म को जाना गया, हनुमंत को जाना गया। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। इस घटना पर शर्मिंदा है, बैठे हैं सर नीचा करके। इस घटना पर शर्मिंदा है, बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीर गति हनुमानों को।
मेरा साथ दीजिए जो मैं कहना चाहता हूं। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीर प्रतिभावानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। क्रूर वासना पसंद गई भारत के सब गलियारों में, मेरा ध्यान देने मेरी चिंता देखें आप, क्रूर वासना पसंद गई भारत के सब गलियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए मांग है हम सब की, अब मेरी मांग में आप सबको शामिल करना चाहता हूं, ये मांग आपकी भी हो तो मेरा साथ दीजिएगा। इसलिए मांग है हम सब की, दिल्ली के दरबारों से अपने प्रांतों में बैठी है जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय को, आंसू से उपजी सारी लड़कियों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। दुष्कर्मी हत्यारों को। मैं यहां तक कविता लिख के रुक गया। हिंदुस्तान के तमाम कवियों ने कहा चौराहे पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। माफ कीजिएगा साहब, कविता खत्म नहीं होती है, कविता का चिंतन यहां से शुरू होता है। मैं अंतिम चार पंक्ति कहना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं, और ये दर्द आप सबका भी हो, और मैं आप सबका क्यों कहूं, ये आप सबका भी होना चाहिए, ये आपके घरों का दर्द होना चाहिए। मैं आप सबके दर्द को कहता हूं। मैं सोच रहा हूं फांसी से चाहे एक कलंक धुल जाएगा। मैं बहुत बारीक तक पहुंच रहा हूं, शायद मेरी बात आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं फांसी से चाहे एक कलंक धुल जाएगा, जो घाव आत्मा तक पहुंचा वो फांसी से भर पाएगा, जो घाव आत्मा तक पहुंचा।